Very good morning to all of you. This is the Bodhi IAS PCS classes and I am Anonymous Bodhi. We are going through a very beautiful story known as the story of India, and we have completed ancient history of India and one of some part of medieval history of India, and this is the last we can say great Mughal which we are discussing, known as Aurangzeb. And we have discussed about Aurangzeb many things. Aurangzeb is a notorious character in India. Aurangzeb is popular character in India in a minority section. How this splitness present in India, what is the responsible factors behind this particular dilemma related to characteristic of Aurangzeb? Today we are going to discuss. This is the last segment of India, we can say. When we discussed Indianness and Indian kings, after this the British Empire came into existence in the India, and British gave the modernization in the world, in the India. So before modernization, Indian kings and Indian we can say pure culture exists in great Mughal Empire. So today's character is Aurangzeb and Aurangzeb's policies. तो मैंने आपको औरंगजेब के बारे में जो बातें बताई थी कि औरंगजेब के साथ में चीज़ें जुड़ी हुई थी कि हाउ circumstances made a person, circumstances and surrounding peoples, just like Akbar had 9 gems and Sufism, while Aurangzeb has extreme caretaking by the Mian Masoom and many extremist Sufi Sant. So how circumstances affected the person, कैसे परिस्थितियाँ किसी व्यक्ति को बदलती हैं. तो जब भी हम किसी को दोष देते हैं, जब भी हम किसी का कंक्लूजन करते हैं स्पेसिफिकली हिस्ट्री में, तो उसकी परिस्थितियों और सर्कमस्टांसेस का भी हम साथ साथ में डिस्क्रिप्शन करते हैं. कोई भी व्यक्ति सिर्फ किसी एक वजह से ना तो सही होता है और ना ही गलत होता है, ये हिस्ट्री का मानना है. औरंगजेब के साथ में भी ऐसा है. औरंगजेब के लिए जो हिस्टोरियंस ने वर्ड यूज किया है वो है स्प्लिट पर्सनैलिटी. एनसीईआरटी भी इस शब्द को यूज करती है कि औरंगजेब बहुत पार्ट ऑफ स्प्लिट पर्सनैलिटी. स्प्लिट पर्सनैलिटी का मतलब होता है जब एक व्यक्ति दो अलग अलग या दो से अधिक पर्सनैलिटी को अपनी ज़िंदगी में जीता है. ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि औरंगजेब के साथ में ऐसा था. कभी वो एक कट्टर मुसलमान के तौर पर जो है हमें देखा जाता है, और कभी वो आउटस्टैंडिंग रूलर के तौर पर देखा जाता है. आउटस्टैंडिंग रूलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि औरंगजेब के टाइम में एक लंबा चौड़ा भूखंड भारत का अखंड रहा और लंबे टाइम तक रहा. सबसे बड़ी बात, इसलिए एक आउटस्टैंडिंग रूलर भी है वो. और उसकी जो पॉलिसीज़ हैं, स्पेसिफिकली डेक्कन पॉलिसी, वो जितने भी रूलर अभी तक हुए हैं उनमें एक कामयाब डेक्कन पॉलिसी के रूप में देखी गई है. और डेक्कन को कंसोलिडेट करने का जो पूरा का पूरा क्रेडिट है वो औरंगजेब को जाता है. इसलिए एक अल्टीमेट रूलर भी है और एक तरफ वो एक एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम भी है, एक एक्सट्रीमिस्ट वी कैन से ऐसा मुसलमान और ऐसा रूलर जो गैर धर्मावलंबियों को ठीक अपने ताक पर रखता है. तो हम ये जो दो पर्सनैलिटीज औरंगजेब की देखते हैं पैरेलली एक ही साथ, उसके पीछे क्या रीजंस हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं. और क्या कारण है कि औरंगजेब सही तरह से कंक्लूड नहीं हो पाता भारतीय पाठ्यक्रम या सिलेबस में. क्यों ये एक रिसर्च का हिस्सा बन जाता है, आखिर क्यों एमए तक या पीएचडी, एमए तक या फिर बीएससी
या बीए तक औरंगजेब जो है अपनी एक शानदार कंक्लूजन के तौर पर नहीं देखा जाता। क्यों? ये पीएचडी का हिस्सा बनता है, ये एक अहम हिस्सा है। तो औरंगजेब के लिए यूपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि औरंगजेब के लिए डेक्कन पॉलिसी एक अल्सर है, ये आपको लिखना था, आप आई होप आपने लिखा होगा। और दूसरा क्वेश्चन मेंस एग्जामिनेशन में ये भी कहा जाता है कि औरंगजेब वॉज अ मेलिंग्ड एम्परर, एक बदनाम राजा था, एक बदनाम शासक है औरंगजेब। 200 वर्ड्स में डिफाइन कीजिए कि कैसे बदनाम है। तो औरंगजेब की कुछ पॉलिसीज़ को मैं डिस्कस करते हुए इस क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ कि औरंगजेब बदनाम कैसे है। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का सिंपल तरीका यह है कि हम औरंगजेब की अचीवमेंट को आगे रखें। जैसे सबसे बेहतरीन अचीवमेंट मैंने आपको टेरिटरी के बारे में बताया, और रिवोल्ट, उसके टाइम पर बहुत रिवोल्ट हुए और उस रिवोल्ट्स को उसने बड़े अच्छी तरीके से जो है हैंडल भी किया, बहुत रिवोल्ट हुए हैं। इसलिए एक कहा जा सकता है कि औरंगजेब वॉज मेलिंग्ड एम्परर, इस तरह से। और फिर एनसीईआरटी ने एक शब्द यूज किया था, आपको बताना है मुझे, वो राजपूत पॉलिसी को औरंगजेब की क्या बताया है एनसीईआरटी ने। एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया है उसके लिए कि राजपूत पॉलिसी ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब की राजपूत नीति। हाँ जी, क्लमसी मतलब फूहड़। शब्दों का बड़ा ध्यान रखना। और आज की जो भी क्लास होगी मैं आपको विपिन चंद्रा एनसीईआरटी की क्लास दूंगा, ठीक है, जो आप पढ़ रहे हैं ओल्ड एनसीईआरटी, और उसमें कितना बेहतरीन लिखा हुआ है और कब लिखा गया है ये भी आपको पता होना चाहिए। इससे आपको एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका भी आ जाएगा डेफिनेटली। तो औरंगजेब के बारे में मैं आपको बता दूं, औरंगजेब के सामने जाट विद्रोह हुआ, आप लोगों को मैं डिस्कस करवा चुका हूँ। बताइए औरंगजेब के विद्रोह के बारे में कुछ, कौन कौन बच्चा बताएगा? जाट विद्रोह बताइए, वो बताइए बस एकदम सरदार कौन है जाट विद्रोह का, कब हुआ? गोकुल। ठीक है, तो औरंगजेब की पॉलिसी के बारे में पता था आपको, जाट विद्रोह, टैक्सेशन इसका मेन कारण रहा। आप बताएंगे क्या रीजन था जाट विद्रोह का? व्हाट वाज द रीजन, मेन रीजन बिहाइंड इट? ठीक है, तो मेन जो रीजन था जाट रिवोल्ट का, वो जाट रिवोल्ट का मेन रीजन था टैक्सेशन। ठीक है, टैक्सेशन इंक्रीज किया। क्यों इंक्रीज किया? मजा आ रहा था? औरंगजेब ने टैक्सेशन इंक्रीज क्यों किया था? इकोनॉमिक स्लो डाउन। वाई? बस बिकॉज ऑफ शाहजहां। शाहजहां के कारण, शाहजहां के टाइम पे ही सारी प्रॉब्लम आई थी और इकोनॉमिक क्राइसिस आया था। तो देखिए, जब भी हम किसी भी रूलर को डिफाइन करेंगे, उसकी बैकग्राउंड को समझेंगे तब पता चलेगा। अब उसे मज़ा नहीं आ रहा है जाटों के ऊपर टैक्स लगाने में, या सॉरी जाट या किसानों के ऊपर टैक्स लगाने में, बल्कि नीड है। ये क्या है और नीड क्यों है? क्योंकि शाहजहां ने एक बड़ा आर्किटेक्चर स्टार्ट किया था। ठीक है, इस तरह से आपको डिफाइन करना है। अब मैं आपको आता हूँ सीधे टैक्सेशन का, ये सिंपल मेथड पता चल गया। सेकंड जो रिवोल्ट इंपॉर्टेंट था वो था आपका जाटों के बाद राजपूत विद्रोह। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार तरीके से जो है मैंने आपको बताया था कि जाट विद्रोह के अलावा जो राजपूत विद्रोह रिवोल्ट हुआ था 1678 में, ये बहुत बड़ी क्षति थी। मुगल एम्पायर के जो मेन स्तंभ था, पिलर था, उसको हिला के रख दिया औरंगजेब ने। वो थी राजपूत पॉलिसी। ठीक है, मुगलों की सबसे बेहतरीन पैरेलली चीज क्या थी? राजपूत पॉलिसी। तो कौन बच्चा आप बताएंगे राजपूत पॉलिसी या राजपूत विद्रोह क्यों हुआ?
मेन कारण क्या रहा, जो मेन कारण है राजपूत पॉलिसी का या फिर उनकी चेंज करने का मेन रीजन क्या है? राजपूत जो मैंने बताया था आपको, उसका मेन कारण क्या था कि हाँ राजपूत विद्रोह हुआ था, इसका मेन कारण ये है। नहीं आप नहीं, आप बताओ पीछे। औरंगजेब ने इंद्रजीत को अपॉइंट कर दिया था, तो वहाँ के जो राजा थे जसवंत सिंह, तो उन्होंने विद्रोह किया था। ठीक है, जसवंत सिंह वॉज द कैंडिडेट हु हेल्प टू दारा सिंह, याद है? समझ रहे हो नहीं? और जसवंत सिंह का जो इशू रहा दारा सिंह के साथ में, और कट्टरपंथ, ठीक है, उन्होंने किसे टारगेट कर दिया? राजपूतों को। ठीक है, उसके बाद में उनकी जो सल्तनत थी, उनकी जो बेसिक वो चीज थी, वो किसे दे दी गई? इंद्रजीत। और इंद्रजीत वॉज द कैंडिडेट जस्ट लाइक हम नाम नहीं ले सकते, लेकिन ऐसे बहुत सारे पार्टियों में लोग होते हैं जिनकी पॉपुलैरिटी नहीं होती और बड़ा पद मिल जाता है उनको। ठीक है, जैसे कि बीसीसीआई के अभी अध्यक्ष हैं, ठीक है, सौरभ गांगुली के अलावा जो भी हैं, वो एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको ना तो लोग ही पसंद करते हैं जो क्रिकेट प्रेमी हैं, और ना ही जो है उनकी ज़रूरत है वहाँ पर। ठीक है, लेकिन फिर भी है वहाँ पर। बिल्कुल वैसा ही है इंद्रजीत। ऐसी सिचुएशन में क्या रहेगा कि ये जो है ना कभी हिस्सा रहेंगे पॉपुलैरिटी का। समझ रहा है नहीं? कि भाई कभी ना कभी चर्चाओं में आते रहेंगे। तो इंद्रजीत वाला जो इशू था, जसवंत सिंह का जो इशू था, वो इंद्रजीत तक पहुंचा, और इंद्रजीत से सीधा पहुंचा कहाँ तक? दुर्गा देवी तक। ठीक है, दुर्गादास और रानी हाडी। ठीक है, ये तो दो पॉपुलर कैंडिडेट हैं, जस्ट लाइक सुनील गावस्कर एंड सचिन तेंदुलकर। ठीक है, उनके सामने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा औरंगजेब का। और फिर कहानी बिगड़ती चली गई। उसके बाद में राठौर आ गए, और मैंने आपको बताया कि उसका खुद का बेटा उसे चीख चीख कर बोल रहा है कि पापा ये मत करो, राजपूतों ने हमारे लिए जान दी है और ये स्पाइनल है हमारी। ठीक है, इनके साथ में अगर हमने पॉलिसी बिगाड़ी, क्योंकि अकबर ने चीज़ ही ये उठाई थी। अकबर ने मुगल एम्पायर को इतना मजबूत किसके बेसिस पर किया? राजपूत पॉलिसी के बेसिस पर, और उसी चीज़ को तुमने छेड़ दिया। तो अकबर जो दूसरा उसका बेटा था, उसने भी उसे क्या दिया? सजेशन दिया, जिसकी वजह से जो है उसे जो है रिवोल्ट भी करना पड़ा और राठौरों से जाकर मिलना भी पड़ा। याद है? तो राठौर, राजपूत, मेवाड़ सब कुछ जो है इसके अगेंस्ट हो गए। तो आपको मैंने राजपूत क्राइसिस बताया था। ठीक है, इसको राजपूत क्राइसिस बोला है एनसीईआरटी ने, राजपूत रिवोल्ट को राजपूत क्राइसिस बोला है, बहुत बड़ा क्राइसिस है। ठीक है, इसके बाद में हमने डिस्कस की रिलीजियस पॉलिसी ऑफ औरंगजेब। ठीक है, रिलीजियस पॉलिसी ऑफ औरंगजेब, बताइए, आप बताइए रिलीजियस पॉलिसी के बारे में बताइए, क्या है रिलीजियस पॉलिसी ऑफ औरंगजेब? क्या आखिर धार्मिक प्रॉब्लम रही, क्या रहा? During the reign of the Aurangzeb, many temples were broken. The two famous temples in this are the Mathura temple, and the second one is the Vishwanath temple, Banaras. और कुछ? और कुछ वो रिलीजियस पॉलिसी ऑफ औरंगजेब में? कब? देखिए, टाइमलाइन आपको एनसीईआरटी से इकट्ठी करनी थी, मैंने बताया नहीं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को पता हो तो बोलो, ना तो रहने दो। और And earlier, Akbar finished the
pilgrimage tax, but Aurangzeb came and he again put it. पिलग्रिमेज टैक्स, ठीक है। जजिया टैक्स वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ औरंगजेब। आप मंदिर तोड़वाने की बात सेकेंडरी रखेंगे क्योंकि बहुत सारे इश्यूज हैं, और मैं आपको आज ही बताने वाला हूँ, पूरी पॉलिसीज बताऊँगा ठीक से, डिटेल से, ठीक है, वरना वो अधूरी चीज़ें रह जाएंगी, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। जजिया टैक्सेशन वॉज वेरी बिग चेंज इन द टाइम ऑफ औरंगजेब। जजिया को हटाया किसने था? एक क्वेश्चन वैसे ही पूछ रहा हूँ, मैंने बताया नहीं आपको, किसने दोबारा जजिया हटाया औरंगजेब के बाद? किसने दोबारा जजिया हटाया औरंगजेब के बाद? सिंपल क्वेश्चन, और एनसीईआरटी से कंप्लीट हो गई है ना एनसीईआरटी। मैंने ये नहीं पूछा कि कब हटाया, वरना बाल खड़े हो जाते। पूछ रहा हूँ किसने हटाया। अब देखो, ये चीज़ ख़त्म करो तुम अपनी, यही फेलियर का कारण है, मेन कारण यही है। मैं बताऊँगा, औरंगजेब ने ही हटाया मरने से पहले, ठीक, 1703। इस तरह से अगर आपको इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, ये चीज़ आप क्लियर करो, आप सब बन जाओगे। जो बच्चा ये चीज़ क्लियर कर लेगा वो बन जाएगा अपने आप। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि सिख पॉलिसीज रही, सिख रिवोल्ट रहा। सिख रिवोल्ट के बारे में बताइए मिस्टर संदीप। सिखों से पंगा, सिखों से पंगा बताइए कोई बच्चा। आप रहने दो। क्या था सिख? कोई वैसी सिंपल प्रॉब्लम बताइए। बताओगे? औरंगजेब का बेटा था अकबर, वो सिखों से और उनसे राजपूतों से मिल गया था। तो सिखों के गुरु जो थे तेग बहादुर, तो उन पर आरोप लगाया कि ये ज़्यादा मतलब सिखा रहे हैं, तो उन्हें फांसी पे चढ़ा दिया था। तो उसके बाद सिख रिवोल्ट हो गया। ठीक है, गुरु की वजह से। सिखों में गुरु पॉलिसी थी, और मैं आज आपको ये क्लियर करूंगा कि गुरु पॉलिसी क्या है, क्योंकि आपके आर्ट एंड कल्चर में सिखिज्म है, गुरु है, तो उसमें हम सीधे तक ले जाएंगे आगे तक सिखिज्म को। गुरुओं की वजह से एक गलती जहांगीर ने की थी। जहांगीर ने गुरु अर्जन देव को मरवा दिया था, याद होगा आपको। ये बहुत बड़ी गलती रही। ऑटोबायोग्राफी ऑफ जहांगीर नोन एज तुझु के जहांगीरी, उसमें उसने अपनी बात बिल्कुल क्लियर कट लिखी है कि मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती जो रही वो गुरु अर्जन देव को मरवाने की रही। उससे मुगलों पर एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ा और सिखों पर भी पड़ा, लेकिन जैसे तैसे कहानी सुधर गई थी। उसके बाद में ये लोग शांत रहे। औरंगजेब के पहले वाले जो हैं, चाहे वो शाहजहाँ हों, और शाहजहाँ से पहले जहांगीर के बाद में जो शाहजहाँ के टाइम में कहानी शांत रही पूरी की पूरी। फिर औरंगजेब के टाइम में कहानी थोड़ी बहुत शांत रही। उसके बाद औरंगजेब ने एक ऐसा कदम उठा लिया जिसकी वजह से सिखिज्म अपने मेन रूप में उसको आना ही पड़ा। तो वो थी गुरु तेग बहादुर की स्टोरी जो बता रहे हैं। नहीं, गुरु गोविंद सिंह सेकंड बाद में है, लास्ट है वो। गुरु तेग बहादुर से कहानी बिगड़ती है। तो गुरु तेग बहादुर से फिर तो सिखिज्म में बहुत कहानी आज तक खराब है, ठीक है। तो ये जो है सिखों के साथ में उसने पंगा लिया, और उसके बाद में हिंदुस्तान के लगभग सभी पर्टिकुलर सेगमेंट से उसने पंगा लिया। मराठा या मराठों से जो पंगा लिया था उसने, जिसे मराठा विद्रोह कहेंगे हम। बताइए आप पीछे क्या था मराठा क्राइसिस? Empire is set up in Deccan by Shivaji at that time, but in starting Shivaji plundering Gujarat area and to
set up their empire, but and also cutting the thumb of a commander of Aurangzeb. तो शिवाजी का जो एम्पायर बनाना था ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चैलेंज था औरंगजेब का। इस वजह से जो है औरंगजेब ने मराठों से पंगा लिया और इस तरह से जो है उसकी ये पॉलिसीज क्या रही, कंप्लीट हुई। तो ये मैंने आपको बताया था। तो औरंगजेब को मैं आपको कंक्लूड कर रहा हूँ, उसके बाद में हम सीधे पॉलिसीज पर आएंगे जो एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। औरंगजेब के लिए मैंने बताया, मैंने नहीं एनसीईआरटी ने बताया है, औरंगजेब वो स्प्लिट पर्सनैलिटी, पार्ट ऑफ स्प्लिट पर्सनैलिटी। ठीक है, औरंगजेब का जो पार्ट रहा है वो स्प्लिट पर्सनैलिटी का रहा है। उसके इर्द गिर्द जितने भी मौलाना रहे वो सारे के सारे कट्टरपंथ वाले रहे, जिसकी वजह से एक बड़ा इम्पैक्ट जो है औरंगजेब की ज़िंदगी पे पड़ता है। उसकी ज़िंदगी की जितनी भी परेशानियां हैं उसमें से 90% परेशानियां या प्रॉब्लम्स बिलोंग्स टू द शाहजहाँ। आपको पता है फाइनेंशियल क्राइसिस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जिसको इकोनॉमी बराबर एम्पायर के रूप में हम देखते हैं, और वो शाहजहाँ का गिफ्ट था औरंगजेब को, जिसकी वजह से वो संभाल भी नहीं पाया। अगर हम एक मैसेज के तौर पर समझें तो औरंगजेब के अंदर ये बेहतरीन हुनर रहा कि वो अपनी ज़िंदगी में उस फाइनेंशियल क्राइसिस को इतना लंबा खींच के ले गया और वो अपने पर्टिकुलर पार्ट को बढ़ाता रह गया, ठीक, एक्सपेंशन करता रह गया। इसलिए यूपीएससी उसे एक बदनाम शासक के रूप में बोलती है। ठीक है, कई जगह कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर वो अपने आप को साबित करता है कि वो एक अच्छा रूलर है। ठीक है, और फिर उसकी कुछ ऐसी पॉलिसीज़ रहीं जो पॉलिसीज़ उसका इमेच्योरिटी का हिस्सा रहीं, उसकी स्प्लिट पर्सनैलिटी का हिस्सा रहीं, वो पॉलिसीज़ मैंने आपको बता दी। ठीक, तो पहला, अब मैं आपको करीब से लेके जाता हूँ औरंगजेब के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो औरंगजेब की पॉलिसीज़ डालेंगे हम, और पहला काम जो डालेंगे औरंगजेब ने, जो सबसे पहला काम किया, फर्स्ट कंडक्ट जो उसने किया है औरंगजेब ने, उस तरफ बढ़ेंगे। तो पहला स्टेप जो औरंगजेब का था वो था मोरल रेगुलेशन का। मोरल रेगुलेशन समझते चलिएगा और आप समझ जाएंगे बिल्कुल। मोरल रेगुलेशन, नीति। देखिए, जो होता है नैतिकता या नैतिक मूल्य जो होते हैं या नैतिक नीतियां जो होती हैं किसी भी सोसाइटी की या किसी भी व्यक्ति की, वो होती हैं पर्सनल। ठीक, और मोरल सेगमेंट बीच में आन पड़ा। मोरल सेगमेंट में उसने सबसे पहला काम ये किया, उसने थोड़ा सा मोरल सेक्शन लिया। और जब भी कोई राजा या रूलर मोरल सेगमेंट को उठाता है इन एनी पर्टिकुलर नेशन, वो एक बड़ी क्षति उसके रूप में उसे देखने को मिलती है। उसका रीज़न ये है कि ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है ये इंसान के व्यक्तिगत विचारधारा से जुड़ा हुआ है। किससे? ठीक है, पर्सनल, इंडिविजुअल, कि भाई वो क्या खाता है, कहाँ जाता है, किसको मानता है, ये सारी की सारे सेगमेंट कैसे हैं उसके, पर्सनल है, व्यक्तिगत है। इसमें अगर स्टेट इंटरफेयर करेगा तो लोगों को बहुत तकलीफ होगी। लेकिन औरंगजेब ने स्टार्ट किया, और ऐसा बहुत जगह देखा भी गया है जहाँ पर जितने भी डिक्टेटर आप देखेंगे उसमें जो है इस चीज़ को मोरल कोड ऑफ कंडक्ट दिया जाता है। उसमें कौन सा? ठीक है, मोरल कोड ऑफ कंडक्ट सिर्फ एक डिजायरेबल ही रखा जाता है, लेकिन उसे थोपा नहीं जाता। अशोक ने रखा, अकबर ने रखा। अशोक ने कौन सा मोरल कोड ऑफ कंडक्ट रखा था? पॉलिसी ऑफ धम्मा। थोपी किसी पर नहीं, थोपी, रेगुलेशन नहीं किया उसका। अकबर ने दीन-ए इलाही, थोपा किसी पर। लेकिन औरंगजेब अब कहेगा। तो पहला काम जो मोरल कोड ऑफ कंडक्ट में औरंगजेब ने किया वो था कि सिक्कों पे से कलमों को हटाया गया। कलमा जो होते हैं, कलमा जस्ट लाइक आयतें जो होती हैं फर्स्ट, ठीक है, तो वो कलमा जो है पहले लिखा होता था कॉइन्स पर, औरंगजेब के टाइम पर, उससे पहले मुगलों ने लिखवाए थे, उनको हटाया उसने। अच्छा काम है,
मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट का काम है, लेकिन अच्छा काम है। क्यों? उसका पीछे रीजन ये है कि ये जो सेंटिमेंट है, रिलीजियस सेंटिमेंट, ये कहीं ना कहीं आहत हो जाते हैं। सपोज कि हिंदू या सनातन रिलीजन में बहुत सारे देवी देवता होते हैं, और मान लो कि धूप बत्ती या अगरबत्ती का रैपर है, उसके ऊपर छपे हुए गणेश जी या लक्ष्मी जी जो भी, और फिर उसके बाद में उसे यूज करने के बाद में कोई उन्हें फेंक देता है और फिर वो पैरों में जाते हैं, तो एक कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है इस चीज़ का। समझ रहे हैं? ये एक सेंटिमेंट है इंसान का, व्यक्ति का, और वो सेंटिमेंट एक बड़ा कारण बन सकता है किसी भी चीज़ का। नाजुक चीज़ें होती हैं इस तरीके की, इसलिए उसने एक कोड स्टार्ट किया। तो उसमें सबसे पहले सारे कोइंस से क्या हटवाया? कलमों को हटवा दिया। ये मोरल कोड ऑफ कंडक्ट का उसका पहला काम था। ठीक है, अप्रिशिएबल काम था। और यहां से शुरुआत होती है उसकी, और फिर बाद में वो स्टार्ट कर देता है, कहानी आगे बढ़ती चली जाती है। दूसरा काम वो करवाता है कि भाई नौरोज नहीं होगा। नौरोज एक फेस्टिवल है, पर्शियन फेस्टिवल। किसने स्टार्ट किया था नौरोज? अरे नहीं बे, नहीं तो उसने हाँ जी बोलिए, किसने? बलबन। गयासुद्दीन बलबन। नौरोज गयासुद्दीन बलबन ने स्टार्ट किया था। अकबर ने फॉलो किया, सबने फॉलो किया। किसने हटवाया? औरंगजेब ने। हाँ, बोले पर्शियन है ये, छोड़ो इसे, पारसियों का त्योहार है। नौरोज हटवा दिया उसने। और फिर उसने महोत्सव अपॉइंट किए। महोत्सव, ये महोत्सव अपॉइंट करना उसके लिए बड़ा खतरनाक रहा। ठीक है, और महोत्सव का काम था कि जगह जगह लोगों को देखना कि कौन मस्जिद में जा रहा है, कौन जुआ खेल रहा है, कौन किसी को छेड़ रहा है। महोत्सव इतनी पर्सनल चीज़ों को जब आइडेंटिफाई करेंगे और फिर इसका इम्प्लीमेंटेशन, इनका रेगुलेशन, ये क्राइसिस हो जाएगा। इतना इंटरफेरेंस सही नहीं। तो अपॉइंटमेंट ऑफ महोत्सव वॉज वेरी डेंजरस फॉर द औरंगजेब। महोत्सव का अपॉइंटमेंट जो इसके लिए खतरनाक रहा। ठीक है, नैतिकता पर नजर नहीं रखी जा सकती। आज भी लोग दूसरे के लोगों की किचन में घुसकर आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? ये गलत पॉलिसी है। फूड हो, किसी की रिचुअल्स हो, या किसी की भी पर्सनल एस्पेक्ट हो, उसमें स्टेट का कोई लेना देना नहीं। याद रखिए, स्टेट का कोई लेना देना नहीं। तो क्या पॉलिसी रही पहली? महोत्सव। ठीक है, महोत्सव एक ऐसी अपॉइंटमेंट रही जो थोड़ी प्रॉब्लम रही। स्टेट का मेन काम है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना। क्या है? ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था कौन कौन सी चीज़ें हैं सबसे इंपॉर्टेंट। हेल्थ, एजुकेशन, ये सारे सेगमेंट होते हैं स्टेट के। पॉवर्टी, ये थोड़ी ना कि आप कितना करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट। अब देखिए, महोत्सव को अपॉइंट करने के बाद में महोत्सवों ने एक लंबा चौड़ा इंटरफेरेंस स्टार्ट कर दिया। जुम्मे की नमाज को लेकर, इन सब चीज़ों को, नमाजों को लेकर उन्होंने रिलीजियस पॉलिसी को बहुत प्रोवोकेट किया, बहुत ज़्यादा। और फिर इसकी वजह से जितने भी पैरेलली क्या चल रहे हैं, रिवोल्ट चल रहे हैं, उन्हें और हवा मिल गई। ये कट्टर आदमी है ये, हम तो कहते ही थे पहले। तो औरंगजेब को डिफेम भी किया गया। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ महोत्सव पॉलिसी औरंगजेब डिफेम्ड, और डिफेम किया गया औरंगजेब को, और करना भी है। देखिए,
मैंने आपको बताया कि कोई भी कैंडिडेट है उसको दो तरह से टारगेट किया जाता है। एक तो वही चीज़ें टारगेट करनी होती हैं थ्रू द सोर्सेस, और एक डिफेम पॉलिसी पैरेलली चलती है। कौन सी पॉलिसी? डिफेम। आप ये खुद से समझ जाइए, एक कॉमन मैन का एक कॉमन क्या, सभी का डिफेम पॉलिसी सभी में चलती है। अगर आप किसी चीज़ से सहमत नहीं, आप उसे डिफेम जरूर करेंगे। मुझे मोदी जी अच्छे नहीं लगते, मुझे अरविंद केजरीवाल अच्छा नहीं लगता, मुझे मायावती बहुत बुरी लगती है, मुझे मुलायम सिंह यादव बहुत बुरा लगता है। जब आप किसी से ये क्वेश्चन पूछते हो कि क्यों, तो उसके बहुत कम आंसर मिलते हैं हमको। ठीक है, कॉमन आदमी तो दे ही नहीं पाता। पहली बात तो कॉमन आदमी नहीं दे पाएगा कि क्यों। डिफेम ये होता है, और हर एक व्यक्ति इसका पार्ट बनता है। इसे बड़ा अच्छी तरीके से यूज किया जाता है। ठीक है, तो डिफेम पॉलिसी रही। तो जितने भी रिवोल्ट पैरेलली चल रहे थे औरंगजेब की वजह से, वो और भी हवा पकड़ गए बिकॉज ऑफ महोत्सव। ठीक है, अगला सेगमेंट जो सेकंड स्टेप रहा, मोरल रेगुलेशंस जो थे वो कंप्लीट हो गए हैं, जिसकी वजह से एक बड़ी क्षति औरंगजेब को होती। दूसरा स्टेप इसने लिया 1669 में, इसको जो है प्यूरिटेनिकल मतलब होता है कट्टरवादी, बिल्कुल एकदम कट्टरपंथ वाली जो प्यूरिटेनिकल स्टेप बोलते हैं इसको। सेकंड स्टेप है इसका। प्यूरिटेनिकल। अब प्यूरिटेनिकल स्टेप्स में जो है बहुत बड़े बड़े, अब देखिए पहले तो उसने ये सिर्फ मोरल और कोड ऑफ कंडक्ट स्टार्ट किया, ये सब स्टार्ट किया। अब इसके अंदर क्या आ जाएगा? कट्टरता आती चली जाएगी। तो कुछ स्टेप्स हैं उसके जो बहुत ज़्यादा प्यूरिटेनिकल हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट स्टेप उसका जो रहा, जिसको देखा जाता है, वो है दरबार में संगीत बंद करवाना। हालांकि मैं इसे पूरी टेक्निकल बिल्कुल नहीं मानता, पूरी टेक्निकल